सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। मुशर्रफ केस के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ MQM के हवाले से भी बात करेंगे और हामिद करजई साहब की जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से, उस हवाले से भी बात करेंगे। समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे? MQM से करेंगे क्योंकि PTI तो बहुत परेशान है। देखें, MQM का जो मामला है ये बड़ा, और तहरीक इंसाफ का हुकूमत का जो मामला बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि ये सिर्फ MQM का इशू नहीं है। लेकिन मैं पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो मामला है उस पर डिस्कस करता हूँ और फिर उसके बाद हम वो जो नून लीग में मरीम नवाज़ साहबा का नाम भी ECL पे दोबारा गवर्नमेंट ने डाल दिया है और नवाज़ शरीफ साहब की जो करज़ई साहब से मुलाकात है उसके बाद जो तस्वीर आई है और उनकी सेहत के बारे में जो करज़ई साहब ने कहा, एक इंडिपेंडेंट वो हैं लीडर, तो ये बड़ा कुछ बड़े बड़े सवाल इससे उठ खड़े हुए हैं, तो इन पर बात करते हैं। लेकिन जो आज फैसला लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने दिया, जिसकी सरबराही 3 मेंबर बेंच था, जिसकी सरबराही जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी कर रहे थे, तो उन्होंने जो जिन नुकात पर फैसला दिया और जो उसमें बात की गई, उसने वो जो एक धुंध और एक धूल डालने की कोशिश की जा रही थी एक 5th जनरेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के लिए, यानी वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की ज़ात के हवाले से फ़ैसला नहीं था, वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ चार्जशीट थी और ये बुनियादी तौर पर मकसद हासिल करना था कि जी पाकिस्तानी फ़ौज का जर्नैल गद्दार। भाई ये अब अंदाज़ा लगाएं, ये यानी ये मकसद था जो वो पूरा करना चाह रहे थे और अदालत ने जिन बुनियादों पर फैसला दिया, यानी मैं हैरान हूँ। हम तो खैर पहले भी ये बात करते रहे कि एक जो पहले जो डिसीजन था जिसमें पब्लिक हैंगिंग कहा गया था जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब की, पाकिस्तान के कानून में पब्लिक हैंगिंग अलाउ नहीं है, ये गैर कानूनी, यानी पेशावर हाई कोर्ट ने जो दिया था फैसला वो गैर कानूनी था। वो जज थे, खसूसी अदालत ने जो दिया। अच्छा, अब उसकी जो तश्कील थी, बड़ा सवाल ये था और यही परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकीलों के दलाइल थे कि उस अदालत की तश्कील क्या कानून के मुताबिक थी। अब अगर उसकी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप किसी की ज़मीन पर जाके कोई प्लाज़ा बना लें, तो ये तो नहीं है कि जी प्लाज़ा बन गया है तो बस अब आप ज़मीन को छोड़ दें। तो वो जो खसूसी अदालत है, पहले तो उसकी जो तश्कील है क्या वो कानून और आइन के मुताबिक हुई, जो कि कानून और आइन के मुताबिक नहीं हुई। अदालत ने फैसला दिया और पूरे इसकी वजाहत की। फिर दूसरी जो एक सबसे बड़ी बात है कि एक जो इल्ज़ाम है उन पर वो है 2007 में कि उन्होंने एमरजेंसी लगाई, मार्शल लॉ लगाया, जो भी आप उसे कह लें। लेकिन ये जो संगीन गद्दारी की जो सज़ा मौत है, ये 2010 में कानून में शामिल की गई। अब जो 2007 में जुर्म हुआ है उसकी सज़ा 2010 में जो कानून बना है उसके तहत, और वो भी उन्होंने एमरजेंसी लगाई थी जो पाकिस्तान के आइन में प्रोविजन मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर जो गद्दारी की सज़ा मौत है उसका इतलाक़ करके तो उनको उनके ऊपर जनाब वो एक निशाना, जब मैंने आपसे पहले कहा कि मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके ऊपर एक दाग लगाया जाए, लोगों को ये बताया जाए। आम आदमी तो फिर ये समझते हैं ना, कुछ सवाल करते हैं कि अच्छा भाई ये फ़ौज गद्दार है, ये क्या बात है। तो फिर नवाज शरीफ साहब अपने उस बयानिए को तक़वियत देना चाह रहे थे। अब तो खैर ख़ुद भी वो बयानिया छोड़ गए हैं, लेकिन जो बयानिया बड़ा शिद्दोमत से जारी था कि जनाब बस वोट को इज़्ज़त दो और ये अदालतों से फ़ैसले लिए जा रहे हैं और उसके पीछे फ़ौज है, और वो जो सारा एक मामला था, तो ये जो मुकदमा खालिसतन एक ज़ाती इंतकाम की बुनियाद और पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। मुशर्रफ साहब के बहुत सारे काम गलत होंगे, आप उन कामों पर उनसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह इस खसूसी अदालत की तश्कील की गई और फिर जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ा दी गई उस कानून के तहत जो 2010 में बना और 2007 में उन पर जो इल्ज़ाम था कि उन्होंने ये किया, बहरहाल अब वो मामला सारा सॉर्ट आउट हो गया वंस फॉर ऑल।
और अब मुस्तकबिल में भी कोई परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ उस वक्त तक कोई गवर्नमेंट भी कोई इंक्वायरी या कोई इस तरह की बात इनिशिएट नहीं कर सकती जब तक ये जो फैसला आज हुआ, जब तक ये इंटैक्ट है। क्यों राना साहब? जी समी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा भाईजान। बात यह है कि अदालत आलिया लाहौर के 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही आपने जैसे बताया जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब कर रहे थे, ये मैं समझता हूँ एक बड़ा तारीखी फ़ैसला दिया जो मुख्तलिफ सवालात उठ रहे थे खुसूसी अदालत के फ़ैसले के बाद। आज के फ़ैसले में उनका मुदल्लल जवाब दिया गया। और देखें जो ये खुसूसी अदालत समी साहब, ये बात ये है कि साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब और नवाज शरीफ साहब, इनकी मिली भुगत थी। दोनों ने इंतकामी तौर पर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मिलकर ये फ़ैसला किया कि भाई इनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा बनाया जाए। इफ्तिखार चौधरी के नून लीग से राब्ते को ढकी छुपी बात नहीं है। मसला ये है कि वो हो गया। नवाज शरीफ साहब ने काबीना को भी एतमाद में नहीं लिया, ये भी गलत काम था। वफाकी काबीना के मंजूरी के बगैर आर्टिकल 6 की कार्रवाई ही नहीं हो सकती। फिर उन्होंने जिस तरीके से ये खुसूसी अदालत बनाई इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस वक्त, उसके बाद साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जिन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा था हाई कोर्ट के जज से लेकर आगे तक, लेकिन जाते जाते पता नहीं उनके जज्बात की राह में बह गए कि क्या हुआ, वो भी यूँ दिखाने लगे कि ये फ़ैसला भी आ रहा है। तो वो मैं समझता हूँ कि उनके मनसब का तकाजा ये था कि वो इस किस्म की बात न करते एक ज़ेर समात मुकदमे के हवाले से। लेकिन शमी साहब वो हुआ। फिर आप ये देखें कि ये सारा पाकिस्तान की एक पूरी तारीख़ है भाईजान मिलिट्री टेक ओवर की, और उसमें सिर्फ आप फ़ौजी जर्नैल को ज़िम्मेदार करार नहीं दे सकते। ऐसे हालात भी पैदा किए गए सियासतदानों की तरफ से भी। और आज ये फ़ैसला अदालत आलिया ने देकर कह दिया कि भाई ये जो आपने बात बताई कि 2007 में जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उस वक़्त ये कानून नहीं था कि आइन के कुछ हिस्से को मुअत्तल करने पर भी सजाए मौत दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। इन्होंने 2010 में जो 18वीं तरमीम की उसमें ये चीज़ डाली, और उसका इतलाक कैसे ये माजी से कर सकते हैं। तो एक एक नुक्ते का अदालत आलिया ने जवाब दिया। अगर माजी से करते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब तो बेटर हैं। वो जनरल ज़ियाउल हक साहब, जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार हैं। वो तो सारे वो अब ये बात नहीं। फिर चौधरी साहब जो है, इन्होंने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया था। साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया था। और दूसरी ये तो फिर पूरा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा ना। फिर यूसुफ गिलानी साहब भी शूरा के रुकन थे हमारे। ये तो पूरा एक इस अमीर मुकाम सारे, तो ये बहुत सारे और लोग, तो ये बुनियादी तौर पर जस्टिस रमदे साहब भी थे। और ये देखिए बुनियादी तौर पर ये जो सब कुछ किया गया ना राना साहब, ये इसका मकसद सिर्फ फौज को बदनाम करना था। उनके यानी बदनाम एक ही था, बस वन एजेंडा था, जो कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की नज़रों में ये साबित कर दो कि पाकिस्तानी फौज के जो जर्नैल हैं वो गद्दार। ये था मकसद। लाहौर हाई कोर्ट ने मैं समझता हूं कि तारीखी फैसला दिया और इस साजिश को नाकाम बना दिया। इससे अदलिया के वकार में भी इजाफा हुआ। बिल्कुल डेफिनेटली ये एक वाइब्रेंट अदलिया है। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान की अदलिया में इतनी सलाहियत है कि वो दुरुस्त फैसले कानून और आइन के मुताबिक अहम मामलात पर करने की भरपूर सलाहियत और ताकत रखती है। इससे अदलिया पर इतमाद लोगों का बढ़ा है। आज उन्होंने ना एक और काम भी किया अदालत आलिया ने, ये जो स्पेशल कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट है 1976, हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इसकी शिक नंबर 9 जो है उसको उन्होंने खिलाफे आइन करार देकर कलदम करार दे दिया। तो ये चीज़ें जो है ना, देखें हमारी अदालतें जो हैं आइन की बालादस्ती के लिए काम करती हैं, और अगर आइन से रूगर्दानी कोई भी करे तो वो चीज़ें फिर ठहर नहीं सकती। नहीं ठहर सकती, बिल्कुल। अब राना साहब ज़रा आ जाते हैं जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत, तहरीक इंसाफ तो खफा हो गए। MQM के कल खालिद मकबूल सदीकी साहब ने इस्तीफ़ा दिया और आज बहादराबाद में भी गई टीम उनसे मिलने मिलाने के लिए, हुई भी मुलाकात और उन्होंने कहा कि वजारतों में वापस तो नहीं हमने आना, और लेकिन ये है कि तावन हम करते रहेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम खुशखबरी भी सुनाएंगे। अब जब वजारत में नहीं है तो ताउन क्या, सीधी सी बात है। 3 वजारतों की उनसे वादा किया गया था। अमीनुल हक साहब का नाम कई दफ़ा प्रपोज़ किया। दूसरा राना साहब मैं आपको बताऊं,
खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को अपनी मिनिस्ट्री में फ्री हैंड नहीं था। और जो असल मामला है वो ये है कि अलाइज़ ये कहते हैं कि आपने जो नॉन इलेक्टेड मुशीरों की एक फ़ौज रख ली है, गफर मौज, ये मामला, ये इलेक्टेड लोगों को आप पीछे कर रहे हैं और आप अपने ज़ाती दोस्तों को आप आगे ले आए हैं। और किसी को देखें ना, अब ये सारे, अब जुल्फ़ी बुखारी का तहरीक इंसाफ में क्या अमल दखल है? इवन तहरीक इंसाफ जो पार्टी है उसमें क्या उनका लेना देना? एक अमीर आदमी है, ज़ाती हवालों से इमरान खान साहब का दोस्त है, उसको लगा दिया। फिर अनिल मुसर्रत हैं, वो क्या हैं? अच्छे आदमी होंगे, मैं मिला भी था उनके वहाँ पर लंदन में, लेकिन भाई वो इमरान खान साहब के दोस्त नहीं है ना, उनको ले आए जी, आएँ, सारा आप संभाल लें। फिर ये जो अब यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशंस के जो चेयरमैन बनाए हैं जुल्कर नायक, कौन है ये? कहाँ से आए हैं ये? इनका क्या ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ से? आ जाएं आप। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी को जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी कि वो गूगल से आई हैं, तानिया अदरोस उनका नाम है, अच्छी भाई पढ़ी लिखी खातून है, लेकिन जो मिनिस्टर है वो एक पावरफुल ऑफिस है, इलेक्टेड आदमी है। उन्होंने आके अब उस मिनिस्ट्री में, आईटी में, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो तानिया साहबा को बुला के बात करते हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि सेक्रेटरी साहब जो हैं, उन्होंने कई दफ़ा कंप्लेंट किया, वो ऐसी मीटिंग्स ले रही हैं, इस किस्म की बात कर रही हैं कि जो मिनिस्टर है, व्हेन ही गोज़ टू द ऑफिस, तो वो समझता है कि मैं किसी के घर आ गया हूँ, किसी प्राय मोहल्ले में आ गया हूँ। तो भाई एक इतनी, अच्छा फिर आप देखें सिक्योरिटी का मामला है, मुईद यूसुफ साहब वो अमेरिका के थिंक टैंक में है, वो उनकी लॉयल्टी जो है, एक बंदे की लॉयल्टी किसके साथ होगी जहां पर उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है? वो तो यहां पर आए हैं सिर्फ हुकूमत में इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए, और अमेरिका की आंख लगा के वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को देखते हैं। अभी उन्होंने कल जो थिंक टैंक ने जो उनके वो एजाज हैदर साहब ने मॉडरेशन की है लाहौर में, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, पैराडाइम शिफ्ट कर दिया जी हमने नेशनल सिक्योरिटी का, उसमें ये भी डाल दिया है, उसमें ये भी डाल दिया है। ओ भाई, ये आप फिर वो जो माजी में जो पैराडाइम शिफ्ट करने की बात नवाज शरीफ करता था या कोई और करते थे, तो वो क्या था? ये कंफ्यूज, देखें वो लोग जिनकी लॉयल्टीज पाकिस्तान के साथ एक बड़ा सवालिया निशान है, जिनके कारोबार बाहर हैं, जो बाहर के जिनका जो इंटेलेक्चुअल जो सारी ग्रूमिंग हुई है उसके अंदर कूट कूट कर दूसरों का इंटरेस्ट भरा हुआ है, उनको इमरान खान साहब ने अपने साथ बिठा लिए और वो कह रहे हैं कि जनाब अच्छा अब उसका नतीजा आप देख लें। अब ये बात ये असद उमर साहब और इनसे नहीं संभलेगी। मैं आपको बता रहा हूं 158 मेंबर हैं अपोजिशन के और 185 या 84 अलाइज के, उसमें 7 एमक्यूएम के आप देख लें। उसके बाद इन्होंने मैंगल ग्रुप से भी कितने वादे किए। मैंगल साहब ने बड़े वज़ादार आदमी, अब उनका भी इजलास हो रहा है 9 तारीख को, 18 तारीख को सॉरी। अच्छा, अब आप दूसरी तरफ आ जाएं जीडीए, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम 3 मेंबर हैं उनके कि जी हम बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये हमारे साथ जो वादे हैं वो पूरे होते हैं या नहीं होते। अच्छा, फिर आ जाएं मुस्लिम लीग काफ, अब चौधरी साहबान ने बहुत साथ दिया है इमरान खान साहब का, यानी अपने सीने पे पत्थर रख के साथ दिया। लेकिन अगर वजारत उनकी पार्टी के हिस्से में एक आती है तो ये फैसला तो चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही करेंगे ना कि किसको वजीर बनाना है। ये प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे कि उन्होंने वो डिक्टेट करेंगे कि या जहांगीर तरीन साहब डिक्टेट करेंगे कि ये आप इसको वजीर बना दें और इसको ना बनाएं। इस वक्त राना साहब मैं आपको बता रहा हूँ, देखें इमरान खान साहब के साथियों की जो पॉलिटिकल हैंडलिंग है, जिस अंदाज में उन्होंने ये सारे काम किए हैं, और कुछ में बिल्कुल ये सवाल उठता है कि अगर एक मिनिस्टर आईटी है तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब तानिया अदरोस को बुलाते हैं मीटिंग के लिए तो वो मिनिस्टर को क्यों नहीं बुलाते साथ? आपने अगर किसी, और वो इलेक्टेड लोग हैं भाई, आप इलेक्टेड लोगों को हटा के या तो फिर आप सदारती निज़ाम ले आए अमेरिका जैसा, सदर इलेक्ट हो वोटों से और वो अपनी बनाए काबीना जिसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि वो एमएनए एमपीए हो या कुछ हो। भाई आप ये क्या, आप मुल्क में इस वक्त जो एक प्रॉब्लम, और एक रज़ाक दाऊद साहब क्या फरमा रहे हैं, मैं नया विजन दूंगा पाकिस्तान का, क्या, और कहते हैं आप विजन ही नहीं है जी यहाँ पर। किसके पास विजन है? आपके पास विजन है। 1.5 साल हो गया आपको आए हुए इक़्तिदार में,
यहाँ पे लोगों की चीखें निकल गई महंगाइयों से, और आपके पास विजन है। और फिर देखें, ये पूरा हर पाकिस्तानी ये कहता है कि कुआलालंपुर समिट में ना जाना पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं था। इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो है, जिसमें आप मुस्लिम ब्लॉक की बात करते हैं, उसमें अब ये क्या कह रहे हैं, बिल्कुल जी दुरुस्त फैसला था। कह रहे हैं जी मलेशिया और तुर्की ने कौन सा पाकिस्तान को कर्जा दिया। ओ भाई, हम भिखारी हैं, जो पैसे देगा उसके साथ जाके उसके मफादात की बात करेंगे। राना साहब, ये क्या बना रहे हैं पाकिस्तान को, किधर ले जा रहे हैं ये? तो मैं जो बात कर रहा था, ये 184 और वोट इनको चाहिए 172। अब अगर इमरान खान साहब ने खुद इनिशिएटिव लेके MQM से बात नहीं की, खुद GDA से बात नहीं की, खुद मैंगल साहब से बात नहीं की, और खुद चौधरी साहबान से बात नहीं की, तो जनाब ये मामला जो है ये बड़ा गंभीर होगा, और ये इतना बड़ा क्राइसिस पॉलिटिकल बन रहा है कि ये तहरीक इंसाफ के काबू में नहीं आएगा। राना साहब, अगर इमरान खान साहब ने खुद इंटरवेंशन ना की, क्योंकि जो उनके साथ लोग हैं ना, एक से एक के बाद दूसरा, अच्छा इन्होंने एंट्री बड़ी डाली। बस मुईद साहब एक स्ट्रेटेजिक डिवीजन के हेड बन गए आके, और फिर उसके बाद अब वो स्पेशल असिस्टेंट प्रमोट हो गए, क्योंकि कानों में एक बंदा बात करता रहता है ना। ये हैं वो लोग जिन्होंने इमरान खान को कुआलालंपुर नहीं जाने दिया। ये हैं वो लोग जो कश्मीर के मामले पर प्राइम मिनिस्टर को वो पर्सपेक्टिव देते हैं जो अमेरिकन पर्सपेक्टिव है। समीर साहब देखें, भाईजान गुजारिश ये है कि ये जो आपने बात की ना इत्तेहादियों की, देखें ये बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब को और PTI को समझना चाहिए कि ये PTI की हुकूमत नहीं है, ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, और इत्तेहादी हुकूमत में इत्तेहादियों की अहमियत असल बड़ी जमात से ज़्यादा होती है। आपने जो नंबर बताए हैं कि 184 हुक्मरान इत्तेहाद के पास तादाद है, और उनमें से 21 इत्तेहादी हैं, ठीक है। अब 21 वो अलग हो जाए तो बाकी रह गए 153। तो भाईजान 153 के साथ हुकूमत तो नहीं चल सकती। तो इसलिए जो पाकिस्तान में इस वक्त निज़ाम राइज है, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, उसमें नंबर गेम सबसे इम्पोर्टेंट होती है समी साहब। बिल्कुल। और अगर आपने इत्तेहादियों को साथ सही तरीके से न चलाया और उनको अहमियत न दी, अब आप बताएं कि ये इत्तेहादी जो हैं, ये गैर मुंतखब मशीर जो हैं, वो उनसे मिलेंगे या उनके कहने पर मामला तय होंगे? ऐसे तो नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही बात की है, निशानदेही की है, ज़रूरत इस अमर की है। ये सारे समी साहब, ये जो गैर मुंतखब मशीर, ये भाग जाएंगे अपने अपने मुल्कों में। आप देखें नवाज शरीफ को किसने खराब किया, इस अंजाम तक किसने पहुंचाया? नवाज शरीफ को इस अंजाम तक पहुंचाने वाले अनइलेक्टेड एडवाइजर, उसका क्या? इरफान सदीकी, आज उनका क्या है? मुशाहिदुल्लाह साहब। मुशाहिदुल्लाह, ये वो लोग हैं जो उनके नाम, जो अगर वो उन्हें कोई इख्तियार दें तो वो कुछ बन सकते थे। क्या हुआ? सारे के सारे खत्म हो गए। अब मुझे देखें, इवन मोहम्मद जुबैर साहब भी जो थे, वो ये सारे वो एडवाइजर थे जो इस तरफ ले गए। डॉक्टर मुसद्दक मलिक नॉन इलेक्टेड, उनको इलेक्टेड लोगों पर कुएं में फेंक के नवाज शरीफ को खुद गायब हो गए। कहां पे हैं वो? क्या कर रहे हैं? कोई बात कर रहे हैं? इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं। देखें, ये बड़ा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम मकाम है। लोगों की बहुत उम्मीदें हैं इमरान खान साहब से, और इमरान एक ऑनेस्ट आदमी है, मैं आज भी ये बात कह रहा हूं। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग आ गए हैं, नॉन इलेक्टेड एडवाइजर, उनकी अगर वो ये इन इलेक्टेड लोगों को बाहर निकाल के ना निकालें तो उनका काम कैसे चलेगा? हर वजारत में एक बंदा बैठ गया आके जो नॉन इलेक्टेड है, ना वजीर को काम करने देता है, ना ब्यूरोक्रेसी को काम करने देता है। समी साहब, वो खुद तो नहीं ना आए, लेकर आए हैं ना। आपने खुद तो बताया शुरू में उनके दोस्त वगैरह हैं, वो खुद लेकर आए हैं, खुद फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब क्या किया जा सकता है? और अभी भी देखें, वो असद उमर को भेज रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं। उनको इतना ही नहीं पता कि इस वक्त जो चीजें हैं वो कितनी सीरियस है, उन्होंने खुद बात करनी चाहिए सर। लेकिन इमरान खान साहब का तो एक अलग इम्पैक्ट है ना सर। यहाँ पर उनकी जो हुकूमत है वो जाने वाली कुछ ऐसे हालात हुए हैं, और वहाँ पर वो आराम से बैठे हुए कमरों में और कह रहे हैं कि असद उमर खुद हैंडल कर लेंगे। खुद बंदे को खुद भी सीरियस होने की जरूरत है। सही कर रही है भाईजान। बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो है ना, एक सियासतदान जो होता है ना, उसका काम होता है कि वो खुद लोगों से रब्ता करे। बिल्कुल। एक शिकायत PTI के MNS को, जो नून लीग के MNS को नवाज शरीफ से थी, वो आज PTI के MNS में भी और ये पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी इसका इजहार हुआ कि उन्हें वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त बहुत कम मिलता है। और वज़ीर आज़म साहब जो है वो, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस पूरी हुकूमत में एक ही बंदा है जिसका नाम इमरान खान है, जिसे अवाम ने वोट दिए हैं, और वो एक दयानतदार आदमी है। लेकिन इस चुंगल से बाहर निकले और जो सियासी लोग हैं उनसे खुद मिले। आप चौधरी शुजात हुसैन साहब को देखें,
हमीद साहब वो इनके इत्तेहादी हैं, एक वज़ादार आदमी है, एक सियासी विजन रखते हैं, सियासी बसीरत रखते हैं। इमरान खान साहब को तो चाहिए कि महीने में 1-2 बार चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात करें, पीर साहब पगाड़ा के साथ मुलाकात करें, बिल्कुल ये उनको सही बताएंगे। मैंगल साहब से बात करें। ये जो है जिनका सारा दारोमदार ही इमरान खान की जात पर है, वो गैर मुंतखब लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को क्या सही मशवरा देंगे। और दूसरी बात समी साहब, आप देखें आज जो इनकी मुलाकात हुई है ना असद उमर की और गवर्नर सिंध की MQM से, MQM वालों ने एक तरह से उन्हें बिल्कुल टरखा दिया। अब वजीर आजम साहब अगले महीने जाएंगे कराची, बजाय अगले महीने का इंतजार सियासतदान की कोई इसमें जो होती है ना कोई तौहीन नहीं होती। अगर एक बड़ा आदमी अपने से छोटी पार्टी के पास, इत्तेहादी जमात के पास चले जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर आजम साहब को खुद जाना चाहिए MQM के पास। राना साहब आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कितनी दफा मिले हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को? अगर आपने अपने हैंड पिक लोग बुला लेने या कन्वेंशन सेंटर में और उस्मान डार ने आके 2 तकरीरें कर देनी है, तो इसका मतलब है कि आपका वर्कर से राब्ता हो गया। लोगों ने आपके लिए पता नहीं क्या कुछ किया है, नौजवानों ने पाकिस्तान के क्या कुछ किया है। कितनी दफा मिले हैं प्राइम मिनिस्टर उनसे? बताएं नहीं, ये मिलने नहीं देते। ये बहुत जरूरी है समी साहब। अगर वजीर आजम ने हर जिले में अपनी पार्टी के वर्कर्स की मीटिंग रखें, उनसे मुलाकात करें। लोग जो मर्जी प्रोपेगेंडा करें, 2018 के इलेक्शन में लोगों ने इमरान खान को समी साहब वोट दिया और अब वो तवक्को कर रहे हैं इमरान खान से कि उनके हालात बेहतर हो। ये सिर्फ उड़ते हैं और मियाँ वाली चले जाते हैं बस, इसके अलावा मुझे बताएं। नहीं, उस्मान बुज़दार के पास भी आते हैं। हाँ, उस्मान बुज़दार जो है वो एक ठीक चले, मैं अभी उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से नहीं मैं बात करता, लेकिन जो इस वक्त जो मेरी कितने तहरीक इंसाफ के वर्करों से बात हुई है वो दुखे हुए हैं। वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब टीवी पे नजर आते हैं बस। से आप 100 इख्तिलाफ कर लें, लेकिन उन्होंने एक बात की थी कि वो हाउस में चेंज देख रहे हैं। यू नेवर नो सर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड सो मेनी थिंग्स। खैर जी, प्रोग्राम छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे इस पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले समी साहब मैंने एक बात की थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ अगर सारे जमा हो रहे हैं? नहीं, अभी बुनियादी तौर पर देखें, जो पूरे जो अलाइज़ हैं, जैसे राना साहब ने कहा ये इत्तेहादियों की हुकूमत है और वोट है 172 वोट मिनिमम आपको चाहिए टू कीप योर गवर्नमेंट इन। तो उसमें अब जो हम बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, खबरें आ रही हैं कि कर लिया है रब्ता खालिद मकबूल साहब से। अगर प्राइम मिनिस्टर ख़ुद रब्ता रखेंगे अपने अलाइज़ के साथ और उनके जो मामलात हैं उनको सुनेंगे, देखें खुद रब्ता रखने का मतलब यह है कि आप अपने साथियों को ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर का बड़ा एक हेक्टिक स्केड्यूल है, वो तो पूरा एक मामले को निपटा रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप ये मामलात इस तरह से रखें। जो अब जागीर तरीन साहब जो हैं वो डिसक्वालीफाइड हैं, ठीक है, इमरान खान साहब के साथ बड़ा ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ में उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक नाहल आदमी है। पीटीआई के नवाज शरीफ है वो। अब पीटीआई के नवाज शरीफ को, अगर नवाज शरीफ अपनी जमात में देखें, उनकी हालत है कि उन्होंने एक फ़ैसला किया है, वो उस पर बात करते हैं, वो कोई उधर से चूँ हो रही है, उधर से चाँ हो रही है, इधर से ची हो रही है, वो अजीब आवाज़ें आ रही हैं। और दूसरी तरफ अब वहाँ पर जो पीटीआई के जो नवाज शरीफ साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब, जो ना इलेक्शन लड़ सकते हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए डिसक्वालीफाई हो गया, लेकिन वो ये सोच रहे होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं राना साहब, अगर जो ये 62, 63, 1F के तहत जो डिसक्वालीफाई हुए हैं, अगर उन्होंने पॉलिटिक्स में वापस आना है तो इस चीज़ का तयन करवाना पार्लियामेंट से ज़रूरी है ना कि 62, 63, 1F की सज़ा फिर एक टर्म के लिए है। अगर वो एक टर्म के लिए कर दें तो नवाज शरीफ साहब भी पॉलिटिक्स में आ जाएंगे और जनाब जहांगीर तरीन साहब भी आ जाएंगे। यही कहते हैं ना वो भी फिर मौसरबाजी तो नहीं होगा। नहीं, वो एक कर सकते हैं स्पेशल उसमें, क्योंकि एक नाम नहीं है ना, उसमें फिर 2, 3, 4 नाम आ जाएंगे तो 1 पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगी वो। फिर वो जो एक NRO की बात, एक रिकन्सिलिएशन, ग्रैंड रिकन्सिलिएशन, मुल्क को आगे लेके चलना मुल्क की मफाद में, तो भाई ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत कुछ। जहांगीर तरीन साहब तो तहरीक इंसाफ की हर चीज़ के इस वक्त मालिक हैं। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ
कि ये जो कुछ भी रियायतें हो रही हैं, इल्ज़ाम किसी और की तरफ जा रहा है, उंगली किसी और की तरफ जा रहा है, और ये इधर जहांगीर तरीन साहब अंदरूने खाना को नया काम डाल रहे हो। एक सवाल है ना ये भाई कि मफाद किसके किसके साथ मिलते हैं। तो उनको ये कहना कि आप ये मामला सारा, वो तो अपना मामला पहले करेंगे कि आओ जी भाई जी साढ़े को डाल के ये कर लें, अच्छी बात है, मिल जाए सब। ये जो अब मेरी बात सुने, सबसे बड़ा इस वक्त रिकन्सिलिएशन की बात तहरीक इंसाफ में कौन कर रहा है? फवाद चौधरी तकरीरों में। किसका बच्चा है वो पॉलिटिक्स में वहां पर तहरीक इंसाफ में? जहांगीर तरीन का। अलाइनमेंट आप देखें ना, तो जो इस वक्त इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, नैब कवानीन को खात्मा कर दें, आगे चलना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, ये वो लोग हैं जिनके अपने मफाद फंसे हुए हैं। इनके देखें ना, फवाद साहब के खिलाफ तो अपना केस पड़ा हुआ है उनके एसेट्स का, वो कि जिस दिन कोर्ट ने टेकअप किया कानून के मुताबिक फैसला हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इमरान साहब खुद बात करें, और ताकि डायरेक्टली उनको पता हो। ये बीच में जो विचोले जो होते हैं वो अक्सर बातें दो उधर की इधर, दो उधर की उधर, अपनी गेम बनाने के लिए, जिस तरह आपको याद है ये जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, इनके जो बड़े बड़े नामी ग्रामी रिपोर्टर और एंकर हैं, वो खुद जाके कहते होते थे माजी में हुकूमतों से कि ज़रा हमारे मालिक को ज़रा थोड़ा सा दबाओ ना, ताकि तुम दबाओगे तो हमारी इज्जत बनेगी। पता है ना आपको राना साहब? बताएं मुझे, मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपने विटनेस किया हर शे, आप कहें तो मैं नाम लेके वाकयात भी बयान कर देता। नाम लेने की जरूरत नहीं अपने तो वो सारे नहीं, वो उनका वो ये समझते थे, वो जाते थे और कहते थे ज़रा फ़ोन करो ना। वो फ़ोन उधर से बड़ा अफसर फ़ोन करता था, ऐ की हो रहा है, ये है वो है, तो वो फिर उनके कहते थे यार वो नाराज़गी है, ज़रा दूर करें। तो उनका अपना एक रोल बनता था। तो भाईजान ये जो विचोले जो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पैसे बहुत लगा दिए, ATM खाली कर दी सारी, तो अब वो क्या करेंगे? वो यही काम करेंगे। या जहांगीर तरीन साहब हो, बाय चॉइस हैं, बाय फोर्स तो है नहीं है ना वो दोनों। नहीं वो तो चले, फिर भी देखें फवाद तो फिर भी एक इलेक्टेड आदमी है ना, लेकिन जहांगीर तरीन साहब तो अब माशाल्लाह किसी काम के ही नहीं है। तो अब ये उनके साहब ज्यादा भी इलेक्शन बड़ा कोशिश, वो भी इलेक्शन हार गए। तो अब ये जो सारा मामला है, इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि वो खुद उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और इस मामले को वो साथ लेके चले। और राना साहब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मायूस न करें, इमरान खान उनसे राब्ता रखें। तहसील प्रेसिडेंट्स, ज़िले प्रेसिडेंट्स, नौजवान, यूथ जाएं, यूनिवर्सिटियों में जिस तरह जाते थे। ये जो एक हसार अपने गिर्द उन्होंने इन नॉन इलेक्टेड लोगों का, ये जो सारे पता नहीं, ये अपने इलाके में काउंसलर नहीं बन सकते। ये जुल्फी बुखारी इधर इलेक्शन लड़े, काउंसलर नहीं बन सकता। लेकिन अभी इस वक्त वो पता नहीं क्या कुछ बोलता है, अंग्रेजी भी बोलता है। वो जो ड्रामों में जिस तरह से, या वो पाकिस्तान में पुरानी फिल्में बनती थी ना, मुझे याद है तालिश जो थे वो फ्रंगी के अंदाज में बोलते थे, इधर को कहा जाता है क्या है, ये थे पाकिस्तानी। तो ये वो नस्ल है जुल्फी बुखारी और ये सारे लोग। देखें समी साहब, राना साहब जो बात भाईजान आप कर रहे हैं ना, मसला ये है कि इमरान खान बिलाशुबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, हर हुक्मरान की मसरूफियात होती हैं, लेकिन हुक्मरान वक्त निकालते हैं। उनको सही बात जो है ना समी साहब, मैं आपको बताऊं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, जनरल ज़िया-उल-हक़ के एक फ़ौजी हुक्मरान थे, इसके बावजूद रात को वो मुख्तलिफ लोगों से, बड़ी निचली सतह पर जाकर लोगों से रात को घंटा घंटा डेढ़ घंटा वो 10-12 लोगों से बात करते थे। भुट्टो साहब कॉलिंग करते थे इसलिए कि उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि हालात ग्राउंड पर क्या हैं और उनके क्या मामलात चल रहे हैं, वो इस तरीके से आपको ये चंद गैर मुंतखब मुशीर नहीं बता सकते। इमरान खान साहब को ये बात समझ लेनी चाहिए थी, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब बीमार थे, अब अगली हमारी स्टोरी वही है, और सर्विसेज हॉस्पिटल में वो थे, तो ये कि उन्होंने अपने दोस्तों को भेजा कि जाएं, जाके चेकिंग करके आएँ। तो उन्होंने भी आके वही रिपोर्ट दी, जिसको बाद में इमरान खान साहब ने कहा मैंने इनको हंसते खेलते जाते देखा, तो मैंने कहा ये कौन सी बीमारी है। तो इसका मतलब ये है, प्राइम मिनिस्टर को ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि उनके निज़ाम जो हैं, जो ऑफिशियली उनको इन्फॉर्मेशन आ रही है, या अभी इस वक्त इर्द गिर्द उनके जो लोग इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो फॉल्टी निज़ाम है, उसको रिप्लेस करें। आप अगर रिप्लेस नहीं करेंगे तो इस पोजीशन पर कंप्रोमाइज हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता मैं ये कह रहा हूं इसलिए कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। इस वक्त अगर इमरान खान को आप एलिमिनेट करते हैं तो फिर कौन है? वही जरदारी, वही शरीफ, वही मौलाना फजलुर रहमान, लूटमार, फिर वही लूटमार। तो इसलिए ये जो सारे उनके करीब भी जो साथी हैं, उनके कोई स्टेक्स नहीं है। तो
तो ये बहुत ज़रूरी है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो अपनी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहे, अपने वर्कर्स के साथ, ताकि उनको फीडबैक मिलता रहे। असल सरमाया वो है सरमाया असल। ये नॉन इलेक्टेड जो दोस्त हैं, ये मोईद यूसुफ टाइप लोग जो हैं, ये आपके कोई सरमाया नहीं है। ये तो चले जाएंगे, वो USIP में दोबारा चले जाएंगे। कांग्रेस का वो थिंक टैंक है, वहां पे फिर दोबारा बुलाना शुरू कर देंगे लोगों को। वो नई गवर्नमेंट के साथ अमेरिका की लॉबिंग शुरू कर देंगे। वो तो अपने एजेंडे पे हैं। ये तो मैं तो हैरान हूं कि सिक्योरिटी, उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे मिली है कि वो जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में वो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। भाई वो उनके जो आप आप उनके पुराने जो मजमून छपे हुए हैं, उनकी जो बातें हैं, आप वो निकाल के देख लें, वो क्या कह रहे हैं। इंडियन हैजमनी, जो बेसिकली ये जो पैराडाइम है ना कि आपने तालीम भी शामिल कर ली, एजुकेशन भी, बिजनेस भी, ये बेसिकली वो पैराडाइम है कि आप पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप इंडियन हैजमनी को कबूल कर लें, कारोबार करें। साहब इस तरह क्या बात कर रहे हैं? कई गए, यही चीज़ सोच जो थी ना नवाज शरीफ को ले बैठी थी। मसला ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इस किस्म की सोच को कतई तौर पर कबूल नहीं कर सकती। ये चीज़ जो है ना, अब वक्त है समी साहब, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% इत्तफाक करता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है ना वो कौम की उम्मीदों का मरकज़ है। कौम को, ना सिर्फ PTI के वर्कर्स को, कौम को भी मायूसी नहीं होनी चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता इमरान ख़ान साहब की हुकूमत ख़त्म हो तो यहाँ पे फिर दोबारा लूटमार और चोर बाज़ारी शुरू हो जाएगी। अब कम से कम एक बात तो है कि पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कही जा सकती है कि मुल्क में आला तरीन सतह पर करप्शन नाम की चीज़ नहीं है। नीचे अभी मामलात गड़बड़ हो रहे हैं, लेकिन शमी साहब अब जो है ना, जो बात आप अगली कर रहे थे, आप मेरा ख्याल है अब उस पर आ जाए। मैं अगली बात पे भी आता हूँ। एक सिर्फ बात करूँगा कि क्यों ज़रूरी है इमरान खान साहब का अपनी जमात के साथ राब्ता। देखिए, फरवरी मार्च में आप लोकल बॉडीज़ इलेक्शन पंजाब में कराने जा रहे हैं, और जो नया सिस्टम है उसमें आप बहुत इख्तियारात दे रहे हैं लोकल बॉडीज़ को। जो एक विजन है प्राइम मिनिस्टर का कि ग्रास रूट लेवल पर आप इख्तियारात दें, वहीं पर लोग अपने मसाइल को हल करें। तो आप अपनी पार्टी से मिलें, ये इन चंद लोगों से मत मिलें। इन्होंने पहले भी आपको पता नहीं क्या कुछ आपसे करवाया है, फिर मजीद करवाएंगे। तो जो ग्राउंड में जो आपका वर्कर है, जिसने कुर्बानियां दी हैं, आप अपने ओहदेदारों से मिलें और इनको साथ ना बिठाएं। ये तो हर वक्त आपके साथ आ जाते हैं ना। जाएं आप मियाँ वाली के बुलाएं तमाम ओहदेदारों को, मुल्तान के बुलाएं, फैसलाबाद के बुलाएं, डिवीजन के बुलाएं, और इन बड़े आदमियों को साथ मत बिठाएं, उनसे पूछें। MPs को साथ बिठाएं, MPs MNs को बिठाएं, क्योंकि वो ग्रुपिंग जो है वो आगे इलेक्शन में होगी। लोग हैं। ये बुनियादों पर हो रहे हैं। अगर देखिए मार्च में गवर्नमेंट ने ऐलान, फरवरी मार्च का कहा हुआ है ना, तो चले 2-4 हफ्ते आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो इस पे फोकस करें। अब आ जाते हैं जी अगली स्टोरी पे। कौन सी स्टोरी? नवाज शरीफ साहब की वो जो तस्वीर आई है, उनकी जो सेहत के हवाले से देखें। ठीक है जी, हमें ब्रेक लेनी है। अंदर से मुझे अचानक से आवाज़ आई जी, ब्रेक। हम एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मियाँ साहब की जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस पे बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानी है, राना साहब को भी और शमी साहब को भी, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। समी साहब, वो जो मियाँ साहब की तस्वीर आई है उसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं? पहले तो वो ज़रा तस्वीर दिखाएं जी। मियाँ साहब की हामिद करज़ई के साथ जो तस्वीर आई है, आप ये देखें कि माशाल्लाह कितने हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और अल्लाह उन्हें हंसता मुस्कुराता रखे। हम तो उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं। और ये कोई इसमें माशाल्लाह कोई चेहरे पे बीमारी नहीं है, कोई प्लेटलेट इधर उधर नहीं गिर रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह, खुदा ताला उन्हें सेहत दे, हमारी ये दुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर एक आदमी सेहतमंद हो तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है बाहर जाने के लिए कि मैं बीमार हूँ। अब दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहटें देखें, और माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब हामिद करज़ई से ज़्यादा सेहतमंद और तनोमंद नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल सही वो उनकी है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एक राना साहब, हामिद करज़ई साहब की जो एक गुफ्तगू है, जो वो नवाज शरीफ साहब से इस मुलाकात के बाद जो उन्होंने की, और नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में जो उन्होंने फरमाया, ज़रा रिमशा साहबा सुनवा दीजिए जनाब हामिद करज़ई साहब के पल्स ऑफ विजडम और फरमूदात। Visited my brothers, His Excellency Mia Sahib and Shahbaz Sharif Sahib. I came to inquire about the health of my good friend Mia Sahib. I found him in good health.
जी समीर साहब। आई फाउंड हिम इन गुड हेल्थ। मैं भी ये कह रहा था प्रोड्यूसर साहब के बस यहाँ ही ख़त्म कर दें, प्रोग्राम ख़त्म है हमारे पास आगे। अब हामिद करज़ई साहब ने कहा कि आई फाउंड हिम इन गुड हेल्थ। हाँ तो पूछने आए थे ना उनकी तबीयत का। उन्होंने कहा माशाल्लाह हक्का बक्का मतलब हशाश बशाश हैं, तबीयत उनकी दुरुस्त है एंड हिज हेल्थ। तो पूछने ही आए ना सर, वो तबीयत बहुत खराब होती है तो बंदा पूछने आता है। जब आगे से बंदा ठीक हो तो बंदा कहता है भाई माशाल्लाह तबीयत ठीक ठाक है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बंदे को बताया जाता है कि बंदा बड़ा बीमार है, तो बंदा उसी गुफ्तगू को सुन के आ जाता है पूछने के लिए, और आगे माशाल्लाह मरीज सम टाइम ठीक होता है। पता चलता है कि भाईजान ठीक हो गए सन तो नाल वाली गली ये आप इमरान खान साहब को सुनाए जो हामिद करज़ई साहब ने कहा है। इमरान खान साहब और वो जो हामिद करज़ई का कोई कंपैरिजन नहीं है। हामिद करज़ई एक पाकिस्तान का दुश्मन है। एक मक्कार लोमड़ा है और इंडिया का एजेंट है। आप अगर समझती हैं कि उसकी बात इस काबिल है कि हम उस पर तवज्जो दें, तो फिर वो एक मक्कार लोमड़ा है। चलाना ही नहीं चाहिए था। भाई उनका दोस्त है, वो सिर्फ नवाज शरीफ को तो बताना ना के सामने क्यों ना हो रही हो। नवाज शरीफ साहब का क्या जरूरत है इसके? नहीं, कौम को तो बताना ना कि उनका दोस्त कौन है। माशाल्लाह बड़ा शऊर है कौम। मेरी बात सुने, आज समी साहब इस सिलसिले में एक डेवलपमेंट हुई है भाईजान कि वजीर आजम इमरान खान ने हामिद करज़ई की ये गुफ्तगू सुनने के बाद सुन लिया ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को हुक्म दिया है कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जो पंजाब हुकूमत ने फैसला करना है वो लेटेस्ट उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया जाए। वो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कहा कि मुझे फौरी तौर पर उनकी लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में बताएं क्या है। गद्दार की बात सुनने के बाद देखिए बात ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो मामला है ना, उस पर तो ये जो खबरें हैं ना, तहरीक इंसाफ वाले जो इन्फॉर्मेशन विंग दे रहा है कि अब उसने ये कहा उसको ये तो ना ही करें। नहीं, राणा साहब मेरी बात सुने। में हो रहा था और आप लेकिन आज राणा साहब मेरी बात सुने और भाई मेरी बात सुने। आपकी ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे बड़ा एहतराम है उसका, लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो मैं बात कह रहा हूँ, राणा साहब ये जो एपिसोड है उसके बाद ये वो पहचाने उनका दोस्त कौन है और उनका दुश्मन कौन। ये खुदा के लिए इमरान खान साहब, दिस इज़ द हाई टाइम दैट यू मस्ट आइडेंटिफाई और उनको चीज़ों के और वाक़यात के तनाजुर में देखें। ये जो आपके इर्द गिर्द लोग आपको पता नहीं क्या कुछ बता रहे हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट, और ये ठीक नहीं है। आपके MNAs आपसे, आपकी पार्टी इस वक्त डोल अलाइज की जो नाराज़गी है ना, वो तो एक बात की बात है। आप अपने MNAs को बुला के बात करें, MPs को बुला के बात करें, और उसके बाद वो जो आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो अहदेदारान हैं, आप मुलाकात का टाइम नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, MNAs जाते हैं, हम बात करते हैं PTI के, मैं नाम नहीं लेता, इतने वो दुखे हुए हैं उनके दिल। तो भाई आप अपने दोस्तों को और दुश्मनों को पहचाने इमरान खान साहब, वगरना ये गेम आपके हाथ से निकलने वाली है। अभी भी आप संभल जाएं। और देखें नवाज शरीफ का मामला एक टेस्ट केस है। मरियम नवाज साहबा का नाम आज ECL में डाल दिया गया, एक और केस शुगर मिल में एक और केस में डाल दिया गया। मरियम साहबा बाहर जाना चाहती हैं, अपने वालिद के पास जाना चाहती हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब वहाँ पर चले गए हैं, शहबाज शरीफ साहब उनके साथ हैं, और उनकी इसके बाद अब देखें फिर एक और भी तस्वीर है उनकी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए। अगर वो आपके पास है तो वो भी दिखा दें। मुझे ये बताइए, ये कोई बीमारी वाले मकाम है? ये तो कोई मैं मतलब बड़े एहतराम से ये बात कर रहा हूँ, लेकिन आप देखें ना सारी फैमिली होटल में बैठी खाना खा रही है। ये साबिक शाही खानदान जो पाकिस्तान, जो बीमार लोग होते हैं, चले मैं जो बीमार लोग होते हैं वो इस तरह से करते हैं। ये एक गेम है, इसको समझें। इमरान खान साहब को ये समझने की जरूरत है जो मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, इसको सिर्फ ये ना समझें सियासी चालें हैं, ये सियासी चालें हैं। आप अपने उन लोगों को पकड़ें जो मैंने पहले कहा था। इस वक्त कौन है बिला शिरकत गैर तहरीक इंसाफ को लीड कौन कर रहा है? जहांगीर तरीन से पूछें कि नवाज शरीफ कैसे बाहर चला गया, ये रिपोर्टें कैसे बन गई। ये सब उनका बनाया हुआ खेल है। वो मिले हुए मियां साहब के साथ? नहीं, उनका बज़ाहिर प्रामाफिशी मुफादात मुझे अच्छे लगते हैं। नाहल ब्रदर्स दो ही हैं। अच्छा, नाहल ब्रदर्स जो है ना, डिस्क्वालिफाइड ब्रदर्स, उनके दरमियान एक इत्तेहाद हो सकता है। आपने मशवरे किए हैं और जो पर्ल्स ऑफ विजडम की आप बात शेयर की है इमरान खान साहब के साथ, उम्मीद करती हूँ कि इमरान खान साहब ने आप दोनों की बातें सुननी होंगी। खैर
आज के प्रोग्राम से हम अभी तीनों भी को इमरान, एक इजाजत मैं बात बता दीजिए। दूं, कौम अल्लाह अभी भी हाफिज। खान के साथ है और Let's see, खान sir, को let's सही see, काम let's जो है see, ना let's वो see, करने हैं, let's see, बस let's see, दोस्त sir. और Hope for the दुश्मन को best, पहचान hope for लें the बस। best, sir, hope for the best. खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।